गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एमडी लॉ क्लासेस में। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। मैं ये विश करती हूँ कि ये नया साल आपकी लाइफ में बहुत सारी सक्सेस लेके आए। जितनी मेहनत आप कर रहे हो उसका फल आपको जरूर मिले और कंटिन्यू एमडी लॉ क्लासेस की तरफ से आपको इतना अच्छा कंटेंट मिले कि जो स्टूडेंट बाहर कोचिंग क्लासेस नहीं ले सकते हैं वो घर पे बैठ के अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। देखो आज का ये जो सेशन अपने करने वाले हैं इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ जैसे अगर आपने बीएनएस और बीएनएसएस की दो वीडियोस की सीरीज आपने नहीं देखी है जहां पर मैंने ये सेक्शंस बताए थे कि डायरेक्टली हमारे बीएनएस में कौन कौन से सेक्शंस ऐड किए गए हैं। देखो बहुत सारी चीजें इंटरनल भी ऐड की गई है, लेकिन उस वीडियो का कंसेप्ट ये था कि डायरेक्टली जो टाइटल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जो मेंस के क्वेश्चंस आते हैं 2 से 3 नंबर का, तो वो डायरेक्टली क्वेश्चन कौन कौन से सेक्शन है जो ऐड किए गए हैं। वैसे ही हम बीएनएसएस की आज सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें लगभग हम 3 से 4 ऐसी क्लासेस करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से नए सेक्शंस है जो बीएनएसएस में ऐड किए गए हैं। इंटरनल जो चेंजेस किए गए हैं वो हम जैसे डीपली क्लास पढ़ते हैं उसमें आपको बता दिया जाएगा, और उससे ज्यादा आप जुडिशरी लेवल की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप एमडी लॉ क्लासेस के पेड बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो जो कि हर एक स्टेट की जुडिशरी की क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। देखो हम पढ़ रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, शॉर्ट में अपने इसको बोलते हैं बीएनएसएस। और बीएनएस की हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो एमडी लॉ क्लासेस की प्लेलिस्ट पे जाओ, वहां पे आपको दोनों सेशन मिल जाएंगे। देखो इसका अधिनियम संख्या है 46, जबकि अपनों ने बीएनएस पढ़ा था तो बीएनएस का है 45। सिग्नेचर हुए थे 25 दिसंबर 2023 को, मतलब प्रेसिडेंट की कंसेंट मिल चुकी थी कि यस ये अब जो लॉज है ये इंडिया में एप्लीकेबल होंगे। और कब से हुए थे? 1 जुलाई 2024 से 1 जुलाई 2024 से ये हमारे एग्जिस्टेंस में आ गए थे, हमारे चलन में आ गए थे। ये जो हमारे बेरेक में चीज लिखी होती है ये होती है ऑब्जेक्ट, कि इस लॉ को बनाने का ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे दंड प्रक्रिया संहिता, ये सीआरपीसी की बात कर रहे हैं, संबंधी विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए अधिनियम बनाया गया है। तो जब भी हम कोई नया स्टार्ट करते हैं तो ये चीजें हम अपने नोट्स में भी नोट डाउन करते हैं। अब देखो स्टार्ट करते हैं। देखो वो ही क्लॉज मैं आपको बताने वाली हूँ जो ऐड किए गए हैं, जो ऑलरेडी पुराने सेक्शंस है, पुराने पॉइंट्स है, उसमें हम बीएनएसएस की एक प्लेलिस्ट हमारी कंटिन्यू चल रही है जिसमें हम सेक्शन 1 से 147 तक पढ़ चुके हैं। 147 तक वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो सेक्शन 1 से आप वो सीरीज भी देख सकते हो। और तो और बीएनएस की कंप्लीट सीरीज है सेक्शन 1 से लेके 358, वो भी पूरी सीरीज आपको एमडी लॉ क्लासेस पे चैनल पे मिल जाएगी। तो बीएनएस प्लेलिस्ट बाय माधुरी मैम सर्च करोगे तो वो प्लेलिस्ट आपके सामने यूट्यूब पे आ जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज। देखो ये जो सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज है इसमें दो सबसेक्शंस है, सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 1 में हमें क्लॉजेस दे रखे हैं ए बी सी डी, ये डेफिनेशन क्लॉज दिए गए हैं। सबसे पहली डेफिनेशन आती है हमारी ए, श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक, इंग्लिश में जिसको कहा जाता है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक। अब देखो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक, ऑडियो का मतलब ऐसा डिवाइस, ऐसा साधन जिससे हम सुन सकते हैं। दृश्य का मतलब वीडियो, ऐसा साधन जिससे हम कोई चीज देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, हम इंटरनेट यूज करते हैं, वाईफाई यूज करते हैं, फोन का डाटा यूज करते हैं, वो क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक तरीके का साधन होता है। अब देखो आप ये वीडियो सभी जने देख रहे हो, किस साधन से देख रहे हो? मोबाइल फोन से देख रहे हो, लैपटॉप से देख रहे हो, कंप्यूटर से देख रहे हो। तो ये सारे क्या होते हैं? एक इलेक्ट्रॉनिक साधन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, जिससे क्या हो सकती है? ऑडियो वीडियो हम दोनों चीजें देख सकते हैं। ठीक है। अब श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब कि जहां पर एक पर्सन आपके सामने बैठा है आप उससे डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हैं, डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, बातें पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्शंस कर सकते हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्रयोजन, प्रयोजन का मतलब होता है पर्पस से, उद्देश्य से।
पहचान, तलाशी, अभिग्रहण या साक्ष्य की प्रक्रियाओं को अभिलिखित करना। अब देखो, ये जो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधन जो होता है, इसको हम कहाँ पढ़ रहे हैं? एक कानून के अंदर पढ़ रहे हैं, प्रोसीजर लॉ में हम पढ़ रहे हैं। तो अब कानून में पढ़ रहे हैं, तो कानून में ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक जो मीन्स होते हैं उसको कैसे यूज कर सकते हैं? या तो कोई पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन वाले प्लेस पे जाता है, वहां पे कोई पहचान करता है, तलाशी लेता है, तो ये सारी चीजें क्या की जा सकती है? रिकॉर्डिंग की जा सकती है, ऑडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है, वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है। तो किस पर्पस से हम इस साधन को यूज कर रहे हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के पर्पस के लिए पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन करना, तलाशी सर्च करना, अभिग्रहण सीज करना, या साक्ष्य की प्रक्रियाओं एविडेंस लेने के प्रोसीजर को अभिलिखित करना। अभिलिखित का मतलब नोट डाउन करना, या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना। इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का मतलब होता है कम्युनिकेशन करना। अब देखो, यहाँ पर आप सिर्फ मुझे सुन पा रहे हो, आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन है वो डायरेक्ट रिकॉर्डिंग के माध्यम से की जा रही है ना। अब वैसे ही जैसे आप एमडी लॉ क्लासेस की लाइव क्लासेस लेते हो, जहां पर आप मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हो, आपका कोई क्वेश्चन होता है आप मुझसे पुट कर सकते हो, मेरा कोई क्वेश्चन होता है तो मैं आपसे पुट कर सकती हूँ। तो वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कम्युनिकेशन करना, आपस में बातचीत करना। अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का पारेषण करना मतलब आदान प्रदान करना, और ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किसी संसूचना डिवाइस, अब डिवाइस कोई भी चीज हो सकती है, मोबाइल फोन हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, कैमरा हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, पीसी हो सकता है, ये सारी चीजें क्या होती है? डिवाइस होती है इलेक्ट्रॉनिक का प्रयोग। और ऐसे अन्य साधन भी है जिसे अंडरलाइन करो, स्टेट गवर्नमेंट नियमों द्वारा उपबंधित करे, मतलब कि ऐसा कोई डिवाइस भी इंक्लूड इसमें हो सकता है जिसे स्टेट गवर्नमेंट बताए। यहां से हमारा एक प्री का क्वेश्चन भी आ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में कौन रूल बना सकता है? तो स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। अब एक बार फिर से हम इस चीज को देखते हैं। देखो, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के पर्पस से, पहला की पॉइंट। दूसरा, पहचान, तलाशी, अभिग्रहण और साक्ष्य की प्रक्रिया के लिए। तीसरा की पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का पारेषण करना। और चौथा की पॉइंट, डिवाइस का प्रयोग ऐसे करना जिसे स्टेट गवर्नमेंट या अन्य डिवाइस जो स्टेट गवर्नमेंट नियमों द्वारा बताए। तो चार तरीके की पॉइंट्स आप अपने बेरक में हाईलाइट करो, इनको नंबरिंग दो, और ऐसे ही याद करके देन आप अपनी डेफिनेशन को क्रिएट कर सकते हो। और सिंपल सा मतलब बताओ कि एक डिवाइस के माध्यम से जहां संसूचनाओं का, बातचीत का आदान प्रदान होता है, वो क्या होता है? ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस माना जाता है। तो ये हमारी पहली डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन की बात करते हैं, जमानत मतलब बेल। जब आपको कोई पुलिस अरेस्ट करती है, आपको कोई मैजिस्ट्रेट अरेस्ट करता है, आपको कोई प्राइवेट पर्सन अरेस्ट करता है, तो आप क्या कर सकते हो? जमानत ले सकते हो। मतलब आप अपनी जमानत ले सकते हो, खुद को वहां से छुड़वा सकते हो। अब यहाँ पे जमानत का मतलब हमें प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया, जबकि सीआरपीसी में जमानत का कहीं भी कोई डेफिनेशन नहीं दिया हुआ था। तो वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो इस क्लास में मैं आपको बता रही हूँ, 2 नंबर की या 3 नंबर की हमसे मेंस में पूछी जा सकती है। नई चीजें हैं तो आपको 110% याद करना है। अब देखो, जमानत का क्या मतलब होता है कि जमानत से किसी अधिकारी या कोर्ट द्वारा, मतलब आपको जमानत कौन दे सकता है? 2 पर्सन ही आपको जमानत दे सकते हैं, या तो कोई ऑफिसर या फिर कोर्ट, 2 जने दे सकते हैं। ऑफिसर या कोर्ट द्वारा अधिरोपित कतिपय शर्तों पर, अंडरलाइन करो, आपको जमानत डायरेक्ट नहीं दी जाएगी। जब भी ऑफिसर या कोर्ट आपको जमानत देगा, आपके ऊपर कुछ कंडीशंस लगाएगा। शर्तों पर, किसी अपराध के कारित किए जाने के अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति द्वारा, अंडरलाइन करो, किसी बंध पत्र या जमानत पत्र के एग्जीक्यूशन पर,
विधि की अभिरक्षा से ऐसे व्यक्ति को छोड़ा जाना, मतलब कोर्ट या ऑफिसर आपके ऊपर ऐसी शर्तें लगाकर, आपसे बॉन्ड या बेल बॉन्ड भरवाकर आपको कस्टडी से छोड़ता है, दैट मीन्स कि उसने आपको जमानत दी है, उसका मतलब होता है कि आपको बेल मिल चुकी है। अब यहां से आपका एक प्री का क्वेश्चन ये भी आता है कि जमानत कौन दे सकता है, तो आपको दो ही पर्सन याद रखने हैं, एक ऑफिसर या कोर्ट। जमानत की डेफिनेशन किस क्लोज में पढ़ते हैं, तो बी क्लोज में पढ़ते हैं। जमानत कब मिलती है, कुछ शर्तें लगाकर, बॉन्ड या बेल बॉन्ड भरवाकर कस्टडी से छोड़ना क्या होती है, जमानत होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। आपको जब तक शर्तें जो लगाई जाती है आपके ऊपर, अगर आप उन शर्तों को ब्रीच करते हो तो देन आपको फिर से अरेस्ट किया जा सकता है, आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके बाद देखो, जमानत में दो चीजें हमें बताई कि जब हम आपके ऊपर शर्तें लगाते हैं तो या तो बॉन्ड भरवाएंगे हम आपसे या बेल बॉन्ड भरवाएंगे। एक वर्ड यहाँ नोट करना, यहाँ पे या वर्ड का यूज किया गया है। जब भी लॉ में या वर्ड का यूज किया जाता है तो इसका मतलब होता है कि जो या तो इधर चीज दी है या तो वो, या इधर चीज दी है या तो वो, दोनों एक साथ नहीं करवाए जाएंगे। अगर यहीं पर और वर्ड होता तो इसका मतलब होगा कि ये भी दी जा सकती है और साथ में दोनों लगाई जा सकती है। अब यहाँ पे या वर्ड का यूज किया है तो कुछ शर्तें लगाकर या तो आपसे बेल बॉन्ड भरवाया जाएगा, या फिर सॉरी, या तो आपसे बॉन्ड भरवाया जाएगा या आपसे बेल बॉन्ड भी भरवाया जा सकता है। तो दोनों चीजों में से कोई भी एक भरवा के, कुछ शर्तें लगा के कोर्ट या ऑफिसर आपको कस्टडी से छोड़ सकता है, वो होता है जमानत, बेल। अब देखो, दो वर्ड दिए हमें, बॉन्ड और बेल बॉन्ड। दोनों वर्ड को यहाँ पे अपने बीएनएसएस में एक्सप्लेन किया है, जबकि सीआरपीसी में नहीं था। अब देखो, पहली डेफिनेशन है हमारी बेल बॉन्ड की। बेल बॉन्ड कहता है जमानत पत्र। देखो, जमानत पत्र से अंडरलाइन करो प्रतिभूति, आपसे कुछ सिक्योरिटी ली जाएगी, आपसे कुछ ऐसी सिक्योरिटी ली जाएगी, वो सिक्योरिटी ऐसी कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, किसी संपत्ति के कागज हो सकते हैं, कुछ भी XYZ हो सकता है जो कि सिक्योरिटी के रूप में काउंट होते हैं। अब सिक्योरिटी के साथ छोड़े जाने के लिए कोई वचनबद्ध अभिप्रेत है, आपसे कुछ सिक्योरिटी ली जाएगी, उस सिक्योरिटी को जमा किया जाएगा, वचनबद्ध किया जाएगा, देन उसके ऊपर आपको छोड़ा जा सकता है, तो इसका मतलब होता है जमानत पत्र। तो अगर आपसे कोई सिंपल सा पूछे जमानत पत्र क्या होता है, देन आप सिंपल ये बताओ कि जब सिक्योरिटी के साथ छोड़ा जाता है, सिक्योरिटी लेकर छोड़ा जाता है, वो होता है जमानत पत्र। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, प्री का क्वेश्चंस भी बन सकता है, मेंस का भी बन सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं बंध पत्र, बॉन्ड। देखो, बेल बॉन्ड में क्या किया हमने, सिक्योरिटी के साथ आपको छोड़ा। बॉन्ड में क्या करेंगे, प्रतिभूति के बिना, मतलब यहाँ पे हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, प्रतिभूति के बिना छोड़े जाने के लिए अंडरलाइन करो कोई व्यक्तिक बंध पत्र या वचनबद्ध अभिप्रेत है। कि जब बेल बॉन्ड होती है तो बेल बॉन्ड कोई अननोन, मतलब कोई थर्ड पर्सन भी ले सकता है, आपकी बेल कोई थर्ड पर्सन भी ले सकता है, लेकिन जो बॉन्ड करवाया जाएगा वो आपका पर्सनल होता है, आपको पर्सनल बाउंड किया जाता है कि आप इस तरीके का कोई ऑफेंस नहीं करोगे, आप किसी ऐसे हैबिचुअल ऑफेंडर पर्सन के साथ कनेक्टेड नहीं रहोगे। इस तरीके की जो मतलब बात होती है, खुद को व्यक्तिक पर्सनल तरीके से आपको बाउंड किया जाता है। तो एक मेनली डिफरेंस बॉन्ड और बेल बॉन्ड में ये होता है कि हमने पढ़ा बेल बॉन्ड में सिक्योरिटी के साथ छोड़ा जाता है, जबकि इसमें सिक्योरिटी के बिना छोड़ा जाता है, और इसमें व्यक्तिक बंध पत्र या वचनबद्ध भी इंक्लूड होता है। तो ये दोनों डेफिनेशन डी और ई हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना, जो कि हमने अभी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक में भी पढ़ा था, कि जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का पारेषण करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक जो बातचीत होती है आपस में, उसका आदान प्रदान किया जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यहाँ पे हमें प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया कि आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन किन किन तरीकों से कर सकते हो, क्या क्या वे हो सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन करने का। अब ध्यान से सुनते जाना, एक एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक संसूचना से
किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे पहले भी एग्जांपल दिया, फोन, मोबाइल फोन, पीसी, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये चीजें हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं, टेलीफोन, मोबाइल फोन, अन्य बेतार दूरसंचार डिवाइस, कंप्यूटर या ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक प्लेयर, कैमरा या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप। अब यहां से हमारा एक प्री का क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस करने के लिए कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है, टेलीफोन, मोबाइल फोन, बेतार दूरसंचार, कैमरा, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारी चीजें क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मानी जाती है। अब इनके माध्यम से क्या किया जाता है, पहले देखो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप मतलब एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, अंडरलाइन करो, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए। मतलब इसके अलावा कोई और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकते हैं जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, हमें बता सकती है कि इस पॉइंट को या इस चीज को भी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मानेंगे। और वहां पर हमने जो चीज पढ़ी थी वहां पर स्टेट गवर्नमेंट हमें रूल्स के द्वारा बता रही थी। तो यहाँ पे कोई अदर इलेक्ट्रॉनिक चीज को कौन बताएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। कि साधन द्वारा लिखित, मौखिक, सचित्र सूचना या वीडियो अंतर वस्तु की संसूचना अभिप्रेत है। कि आप चाहे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से ऑडियो बता रहे हो, वीडियो बता रहे हो, या फिर कोई सचित्र मतलब जिसमें कोई फोटोज इंक्लूड की गई है, लाइक कोई छोटी सी रील्स या वीडियो इस तरीके की, या वीडियो अंतर्गत की संसूचना अभिप्रेत है। अब आप इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से क्या कर सकते हो, ऑडियो तरीके से, ओरल तरीके से, लिखित तरीके से, सचित्र तरीके से या अन्य वीडियो के तरीके से आप किसी कम्युनिकेशन को क्या करते हो, आदान प्रदान करते हो, जिसे चाहे किसी एक व्यक्ति से अन्य व्यक्ति को या एक डिवाइस से किसी अन्य डिवाइस को या किसी व्यक्ति से किसी डिवाइस को या किसी डिवाइस से किसी व्यक्ति को पारेषित या अंतरित किया जाता है। कि चाहे आप दो डिवाइस के माध्यम से एक दूसरे को भेज सकते हो, एक जगह डिवाइस हो, एक जगह पर्सन बैठा है, या एक जगह पर्सन बैठा है दूसरी जगह डिवाइस है। इस तरीके से भी अगर आप किसी बात को या संसूचना को आदान प्रदान करते हो, ट्रांसफर करते हो, तो वो क्या माना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन माना जाता है। अब एक बार फिर से शॉर्ट में देख लेते हैं। देखो इलेक्ट्रॉनिक संसूचना से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बता दिए कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन कौन से होते हैं, टेलीफोन, मोबाइल फोन या जितने भी कंप्यूटर, कैमरा, ये सारी चीजें। या ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट बताए के साधन द्वारा, ऐसा साधन जिसके द्वारा लिखित, मौखिक, सचित्र या वीडियो अंतर वस्तु है, जिसे चाहे एक पर्सन से किसी पर्सन को, एक डिवाइस से किसी अन्य डिवाइस को, एक पर्सन से डिवाइस को या एक डिवाइस से किसी अदर पर्सन को पारेषित, भेजना या अंतरित करना, ट्रांसफर करना भी इंक्लूड माना जाता है। तो ये हमारी डेफिनेशन जो है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के बारे में बताती है। तो यहाँ पर हमने ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधन के बारे में हमने देखा, बेल बॉन्ड के बारे में देखा, बॉन्ड के बारे में देखा, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस के बारे में देखा। ये जो डेफिनेशंस है हमारे सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज में नई चीजें ऐड की गई है। तो आपको इन पॉइंट्स को इंपॉर्टेंट अपने नोट्स में स्टार कर लेना है, नोट पे लिख लो, हर एक सेक्शन, हर एक क्लॉज पे प्री, मेंस, इंटरव्यू, तीनों ही चीजें हमारे लिए तीनों लेवल पे, चाहे प्री, मेंस चाहे इंटरव्यू लेवल पे, तीनों पे ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट हम सेक्शंस पे चलेंगे कि ऐसे कौन कौन से सेक्शंस हैं जो हमारे बीएनएसएस में ऐड किए गए हैं। और मैं फिर से कह रही हूँ, बीएनएस की प्लेलिस्ट 2 वीडियोस पे बताई हुई है, उसमें आप दोनों वीडियोस देख लो, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। मैं ये आपको सजेस्ट करूंगी कि जब आप बीएनएसएस के नोट्स बना रहे हो तो स्टार्टिंग के 8-10 पेज ऐसे स्किप कर दो, जहां पर आप सारे सेक्शंस जो नए ऐड किए गए हैं पहले उनको मेंशन कर दो, उसके बाद आप अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करो। वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे, बाकी चीजें रिवाइज करो ना करो नहीं हो पा रही है, लेकिन इन चीजों को तो 100% रिवाइज करना ही करना है। क्योंकि स्टार्टिंग से मैंने आपको कहा है, अब नए साल पे बहुत सारी जुडिशरीज की और अदर वैकेंसीज भी आने वाली है लॉ फील्ड में,
तो उसमें हमारी नई चीजें वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस क्लास से आपको कितनी चीजें क्लियर हुई, कोई डाउट है उसके लिए आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप मुझे मैसेज में बता सकते हैं कि या कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। बाकी आज के लिए धन्यवाद।